एम्पायर ऑटो, जहां पर आप अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं या फिर अपनी कार बेच सकते हैं। एम्पायर ऑटो, जू पार्क, हैदराबाद। साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। खुशी और तारीखी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी, सैयद मोइन, फ़िरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकल कर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये जैसे आपने बिहार से आमद की थी अपनी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, क्या करेंगे? मैंने जैसा कहा अभी कि यकीनन
कोई ना कोई कमजोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमजोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर आप कि मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा, कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैंने भाई सुनिए, देखिए आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए हैं। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डराकर कुचलकर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बनके उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए। अरे 70 सीट दिए ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचादामन में। मैं कोचादामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है। हम बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप, बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शनाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जनता जवाब देगी, खुदरत जवाब देगी।
मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है? आप जो यानी कोई बात है, बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, तो कुछ तो रुकना चाहिए ना।